और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आएगा और दिल्ली शराब घोटाले केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को, आपको बता दें कि गिरफ्तार किया था। अभी वो न्यायिक हिरासत में है, तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसले की घड़ी जब दिल्ली हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला रखेगा तो सभी की निगाह दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी हुई है कि राहत यहां पर अरविंद केजरीवाल को मिलेगी या नहीं। इस वक्त न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में जेल में बंद है और इस पूरे मामले की सुनवाई हो चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा, जो आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाने जा रही है। वहीं दिल्ली में हुए शराब घोटाले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां घोटाले की जांच में जुटी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। इस घोटाले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। घोटाला इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी है वहां तक तो पहुंचने की कोशिश करेगी ही जांच एजेंसी। अब रही बात कि इस शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आप दोनों का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया। तो मेरा मानना है कि जब ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इस घोटाले में ये भी हैं, तो जांच एजेंसी को ये जांच तो करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि जो निर्दोष है वो सत्य थोड़ा देर परेशान हो सकता है, लेकिन जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला बोला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश को पीछे ले जाने वाला है। राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र दिवालिया हो चुके बैंक के चेक से ज्यादा कुछ भी नहीं। राजस्थान ने, आपको बता दें कि पहुंचे थे राजनाथ सिंह, उस दौरान उन्होंने ये बातें कही और इसके बाद लगातार वो बीजेपी के लक्ष्य को 2047 तक भारत को विकसित करने की बात भी कह रहे हैं। मानता हूं कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है वह, यदि वह कहा जाए कि वह भारत को पीछे ले जाने वाला है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के संबंध में यही कहना चाहूंगा कि दिवालिया हो चुके बैंक के चेक से अधिक यह कुछ नहीं है। वहीं दिल्ली में तड़मोड़ कांग्रेस का धरना चल रहा है। पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचा 10 टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन मंदिर मार्ग थाने के अंदर धरने पर बैठा हुआ है। इस दौरान दिल्ली पुलिस उनसे लगातार थाने से निकलने के लिए कह रही है, लेकिन वो वहीं जमे हुए हैं। टीएमसी की डिमांड है कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईटी के डायरेक्टर्स को बदला जाए। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग में सोमवार को ज्ञापन भी दिया। चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी, लेकिन सोमवार शाम को टीएमसी की डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने धरना देना शुरू कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन्हें हिरासत में लिया और मंदिर मार्ग थाने लेकर गई। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, लिहाजा केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को बदला जाए। अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो टीएमसी नेताओं को रात में ही छोड़ चुकी है, लेकिन वो मंदिर मार्ग थाने में ही रुके हुए हैं और वहां पर धरना दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी उनसे थाने से जाने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन वो डटे हुए हैं। 24 आवर्स उसी मांग पर, ताकि सीबीआई, ईडी, एनआईए, आईटी का चीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, फुल बेंच की तरफ से बदल दिया जाए as soon as possible। एंड उसी शांतिपूर्ण धरना हम उधर नहीं कर पाए तो हम मंदिर मार्ग थाने के अंदर करना चालू किया। कल सुबह 5 या 5:30 बजे से पकड़िए, हमारे धरना चल रहा है, तो आज तक चलेगा, आज 5 तक चलेगा।
24 आवर्स शांतिपूर्ण धरना। चुनाव से पहले देखिए पश्चिम बंगाल की सियासत रोजाना नए रंग बदल रही है। आलम यह है कि अब सियासत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी टीएमसी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वोटिंग से पहले बंगाल में सियासी सर्जिकल स्ट्राइक। सियासी मैदान में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। ईडी, एनआईए और सीबीआई बंगाल का सियासी पारा हाई। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में सियासी तल्खी भी बढ़ती जा रही है। खास तौर से इस बार पश्चिम बंगाल में सियासी पारा पूरे चरम पर है। चाहे बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों ही एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप पर इस बार बीजेपी ने बंगाल में सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दी है। এখন দরকার হবে চোরেদের বাড়িতে ইডি সিবিআই যাবে, এনআইএ যাবে। যারা রাষ্ট্রদ্রোহী, যারা দেশে বম বন্দুক নিয়ে কারখানা করছে, বম ফাটাচ্ছে, মানুষকে মারছে, বিদেশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদেরকে মাটির তলা থেকে বার করবে এই আমাদের কেন্দ্র সরকার। কেউ বাঁচবে না। যদি পুলওয়ামা হতে পারে, বালাকোট হতে পারে, এখানেও সেরকম তার চেয়ে বড় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হতে পারে। যাদেরকে উনি পুষেছেন, বানিয়েছেন, এইসব ডাকাতদেরকে এক একটা বার করে তাদেরকে। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी का भी बयान सामने आया और उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि चुनाव के 3 महीने बाद भी पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स तैनात रहेगी। यहाँ एमसीसी हटने के बाद भी 3 महीने तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को रहना चाहिए टू प्रिवेंट द गुंडा पैट्रोनाइज्ड बाय द टीएमसी and save the common people and voters for the greater interest of the constitution and democracy. बयानों का ये सिलसिला टीएमसी तक पहुंचा तो कुणाल घोष ने बीजेपी के दिलीप घोष के बयान पर कटाक्ष किया। দিলীপ ঘোষ যেটা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হবেন বলেছেন, সেটা যেভাবে সুকান্ত বাবুরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে ওকে মেদিনীপুর থেকে উচ্ছেদ করেছেন, উনি সেটা বোঝাতে চেয়েছেন। বিজেপির মধ্যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ঘুমেও স্বপ্ন দেখছে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বাক্স ব্যান্টরা নিয়ে মেদিনীপুর ছাড়ছে। बंगाल के सियासी जंग में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी की कोशिश किसी भी तरह से बंगाल के किले में सेंध लगाने की है, तो टीएमसी भी बीजेपी को हराने के लिए हर दांवपेच आजमा रही है। और अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के बाद जम्मू कश्मीर, जहां के शोपियां में कल आतंकवादियों ने एक गैर कश्मीरी ड्राइवर पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ड्राइवर की पहचान परमजीत सिंह के रूप में हुई है, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। आतंकवादियों ने परमजीत पर उस वक्त हमला किया जब वो काम पर गए हुए थे। अलवर के राजगढ़ दौरे पर आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी रहेंगे। लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल दोपहर 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे और पटायरी की डूंगरी स्थित दीवान जी के बाग में भी सभा होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक राजस्थान के रण में उतर रहे हैं। अब बारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की है। कल अलवर के राजगढ़ का दौरा नायब सैनी का रहेगा। लोकसभा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आगरा में आईपीएल मैच देखने को लेकर पति और पत्नी के बीच जंग छिड़ गई। मामला इतना बढ़ गया कि थाने तक पहुंच गया। दरअसल सीरियल के वक्त पर पति आईपीएल मैच देखता है, पत्नी ने सीरियल देखने की इच्छा जताई तो झगड़ा हो गया। पति पर पत्नी ने बेल्ट से पिटाई का आरोप लगाया है। उधर पति ने पत्नी पर बेलन से हमले का आरोप लगाया है। विवाद इतना बड़ा कि पत्नी मायके चली गई। बात थाने तक पहुंची तो पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। काउंसलर के समझाने पर दोनों में समझौता हो पाया। जैसे कि आजकल आईपीएल चल रहा है बहुत ज्यादा, तो मेनली सारे लोग आईपीएल बहुत देखते हैं।
तो एक परिवार इस बात के लिए झगड़कर यहाँ आ गया कि पति रेगुलर आईपीएल देखता है, और चूंकि हमारे घर की जितनी भी माँ बहनें हैं वो सब क्या है कि वो नाटक सीरियल बहुत ज्यादा देखती हैं, तो जिस समय आईपीएल आता है उस समय ही सीरियल्स आते हैं, तो दोनों का समय सेम है। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब कई दिन तक जब वो सीरियल नहीं देख पाई तो फिर झगड़ा हो गया कि बस आप आईपीएल ही देखते रहते हो। तो बस जब बात ज्यादा बढ़ गई, हाथापाई हो गई दोनों में, तो फिर वो अपने मायके आ गई। आके उसने प्रार्थना पत्र दिया कि ये टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं और मैं सारा दिन घर में काम करती हूँ, शाम को मेरा एक ही नाटक आता है जो कि बहुत फेमस है, मैं उसे ही देखना चाहती हूँ। जब उसे नहीं देख पा रही है तो इस चीज के लिए समझौते के लिए आई। हमने समझाया, चूंकि आईपीएल एक दिन में 2 बार आता है, तो हमने सुबह कहा आप देख लो, अगली बार जो दोबारा रिपीट आता है वो देख लो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गर्मी देखिए अपार है और फिर भी राजस्थान पर्यटकों से गुलजार पड़ा है। विदेशी सैलानियों के लिए राजस्थान फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है। हर साल इनकी संख्या भी बढ़ रही है। अप्रैल महीने में भीषण गर्मी में भी पर्यटक राजस्थान और राजधानी जयपुर का रुख कर रहे हैं। राजस्थान में पर्यटन सीजन सितंबर से शुरू होकर मार्च महीने तक रहता है। ऐसे में अप्रैल महीने में पर्यटक गर्मी की वजह से कम होने लगते हैं। खासतौर पर विदेशी सैलानी तो नाम मात्र ही देखे जाते हैं, लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में भी सैलानियों की संख्या अच्छी बनी हुई है। विदेशी पर्यटक राजधानी जयपुर और राजस्थान का रुख कर रहे हैं। आंकड़ों की माने तो राजधानी में 2022 और 2023 के मुकाबले इस साल 30% अधिक विदेशी सैलानी जयपुर घूमने आए। यानी कि हर रोज राजधानी के पर्यटक स्थलों पर करीब 800 से 850 विदेशी सैलानी घूमने आ रहे हैं, तो वहीं राजस्थान में करीब 2500 पर्यटक हर रोज आ रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों का आंकड़ा पिछले 3 साल का अगर हम कंपेयर करें तो आमेर महल में लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो जहां हमारे पास टूरिस्ट लगभग फरवरी के महीने में 22,000 विदेशी टूरिस्ट थे, तो अब की बार वो टूरिस्ट बढ़कर 43,000 तक पहुंच गए हैं। और अगर हम बात करें मार्च के महीने की, तो जो पिछली बार जो टूरिस्ट हमारे पास मार्च में लगभग 20,000 थे, वो अब की बार 37,000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो उत्तरोत्तर विदेशी टूरिस्ट, न केवल इंडियन टूरिस्ट बल्कि विदेशी टूरिस्ट भी जैसे जैसे समय कोरोना के बाद आगे बढ़ता जा रहा है, तो विदेशी टूरिस्टों की संख्या में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। वैसे तो राजधानी का हर टूरिस्ट प्लेस पर्यटकों से गुलजार है, लेकिन आमेर महल में सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी देखे जा रहे हैं। इसके बाद जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल भी सैलानियों से भरे रहे हैं। गर्मी हो या सर्दी, राजस्थान में अब तक 365 दिन सैलानियों की बहार है और कहा जा सकता है कि कोरोना काल के बाद अब टूरिज्म में फिर पटरी पर दौड़ने लगा है। आमेर महल में सैलानियों के आंकड़ों की बात करें तो जनवरी 2023 में 16,820 पर्यटक आमेर महल आए, तो वहीं इस साल जनवरी में यह आंकड़ा डबल हो गया और 33,840 सैलानियों ने आमेर महल का रुख किया। फरवरी 2023 में 20,003 पर्यटक आमेर महल आए, जबकि फरवरी 2024 में 43,470 सैलानी यहां घूमने आए। वहीं बात करें मार्च महीने की, तो साल 2023 में 22,221 सैलानी आए, तो वहीं इस साल मार्च में 37,408 पर्यटकों ने आमेर महल का रुख किया। राजस्थान के लिए बढ़ता टूरिस्ट का आंकड़ा शुभ संकेत है, लिहाजा राजस्थान में अब टूरिज्म बढ़ेगा तो राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और अब आपको जयपुर से लिए चलते हैं सीधे गढ़चिरौली। दरअसल महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पैरा मिलिट्री फोर्स और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन किया है। बता दें कि गढ़चिरौली में पहले चरण में मतदान होना है और इससे पहले नक्सली हमले की आशंका को लेकर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
नक्सलियों के गढ़ में पैरा मिलिट्री फोर्स का पहरा। लाल आतंक के खिलाफ संगीनों का चक्रव्यूह। गढ़चिरौली के चप्पे चप्पे पर बॉम्बिंग ऑपरेशन। देश के कई इलाकों में चुनाव हर बार चुनौतियां लेकर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ भी ऐसा ही है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली को बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, लिहाजा सुरक्षा के ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं कि यहां परिंदा भी पर न मार सके। C-60 कमांडो की ये फौज जंगल के आसपास से गुजरने वाली सड़क की लगातार निगरानी कर रही है। गढ़चिरौली का अतीत और वर्तमान नक्सलियों के भयानक हमलों का गवाह रहा है। आशंका जताई जा रही है कि चुनाव में भी नक्सली खलल डाल सकते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रख रहे हैं। घने जंगलों के बीच C-60 के जवान हाईटेक वेपन के साथ किसी भी आपात स्थिति से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए एक एक मोमेंट पर नजर रखी जा रही है। गढ़चिरौली में इस बार 87 कंपनियों की डिप्लॉयमेंट की गई है, जिसमें CRPF, CISF, BSF और C-60 के साथ साथ मतदान वाले दिन 18,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। इन जंगलों का चप्पा चप्पा नक्सलियों का जाना पहचाना है। इस इलाके में किसी वारदात को अंजाम देना उनके लिए आसान होता है और यही वजह है कि इस बार पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्स अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। यानी अगर नक्सलियों ने किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की तो जवाब मुंह तोड़ मिलना तय है। और देखिए, देश में कई तरह के त्योहार धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। उगादी, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्र देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं चुनावी माहौल में नेता भी त्योहारों के रंग में रंग चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु में पूजा की, तो वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस गुड़ी पड़वा मनाते नजर आए। दोनों शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने दक्षिण के नववर्ष पर पूजा की। किशन रेड्डी ने उगादी उत्सव मनाया। वहीं नवरात्र में मंदिरों में भक्ति की भीड़ देखी जा रही है। तो आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। अगले 9 दिन देवी माता की विशेष आराधना की जाएगी। कोटा में भी घट स्थापना के साथ नवरात्र की शुरुआत हो गई है। अलग अलग देवी मंदिर में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, जो अलग आपको बता दें कि अगले 9 दिन तक चलने वाले हैं। इस बार देवी अश्व यानी कि घोड़े पर सवार होकर आई हैं। कोटा श्री कुलम शक्तिपीठ से भी मां की खास पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। ये दर्शन आपको करवा रहे हैं। देख सकते हैं आपकी देवी नीलधर भवानी की बहुत खूबसूरत और खास प्रतिमा ये है, जहां पर लोगों की विशेष आस्था है। लोग जो है वो दूर दूर से देवी नीलधर भवानी के दर्शन करने के लिए आते हैं और अगले 9 दिन तक देवी के जो विशेष आयोजन है वो 9 दिन तक देखने को मिलेंगे। 9:20 से घट स्थापना का वक्त है। मैं आपसे समझना चाहेंगे कि चैत्र के नवरात्रा की शुरुआत हो रही है और इस बार के जो नवरात्रा है वो किस तरह के हैं? चैत्र नवरात्रे में माता का ऐसा माना जाता है, चारों ही नवरात्रों में अनुरूप अनुकूल माता सवारी करके आती है। जैसे इस बार माता आज मंगलवार है और मंगलवार को माता की स्थापना होगी, तो कहते हैं कि माता सोमवार और रविवार को माता हाथी पे आती है, मंगलवार को घोड़े पे आती है
और शुक्रवार शनिवार को माता उसमें पालकी पे आती है और एक बुधवार को नौका में आती है। तो जो आज जिस सवारी पे आ रही है, अश्व पे आ रही है, तो वो सूचक है बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होंगी, बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा का भी सूचक होता है। और जैसे कल रात्रि में सूर्य ग्रहण था, लेकिन भारतवर्ष में नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक भौगोलिक घटना तो थी, तो बहुत बड़े संक्रमण का, बहुत बड़े रोग का एक सूचक होता है। जब माता अश्व पे घोड़े पे सवार होकर आती है तो मानवीय जीवनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है शास्त्रीय मत अनुसार। जब माता घोड़े पे सवार होती है तो बहुत तरीके की पारिवारिक कष्ट होते हैं, सांसारिक कष्ट होते हैं, राष्ट्रीय कष्ट होते हैं। अब अपने भारतवर्ष में चुनाव हो रहे हैं, बहुत बड़ी उथल पुथल होगी और बहुत बड़े ग्रहण के बाद जो शक्ति का संग्रहण होता है तो बहुत बड़े रोग के रोगाणु बहुत पैदा होते हैं, रोग के सूचक हैं। तो समझा हमने कि इस बार के जो नवरात्रा हैं वो किस तरह से होने वाले हैं। तो देवी इस बार घोड़े पर सवार होकर के आ रही है, जिसके अलग आध्यात्मिक मायने हैं, वो भी हमने बताने की कोशिश की। लेकिन अगले 9 दिन देवी की विशेष जो पूजा अर्चना है वो रहने वाली है और शहर के देवी माता के मंदिरों में अलग अलग जो भव्य आयोजन है वो होने वाले हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो आस्था के अलग अलग रंग आपको दिखा रहे हैं। अब जरा लोकसभा के रंग भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के बाद बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिवसीय बाड़मेर दौरे के दौरान पूरे दिन और देर रात तक विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों के साथ मैराथन बैठकें की। बीजेपी को जिताने का आह्वान किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने रात 3 बजे बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के साथ होटल कैलाश इंटरनेशनल में जाट समाज के सैकड़ों प्रबुद्ध लोगों के साथ चुनावी चर्चा की। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए कहा जाता है कि माइक्रो मैनेजमेंट में काम किया जाता है। कुछ वही करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से झोंक दी गई है बाड़मेर सीट पर, जहां पर कैलाश चौधरी बीजेपी प्रत्याशी हैं। रात के 3 बजे देखिए प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए, चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री यहां पर नजर आए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। नवरात्र के पहले दिन शिखर पर शेयर बाजार आ गया है। बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स ने बड़ा इतिहास रच दिया है। सेंसेक्स ने पहली बार 75,000 का आंकड़ा पार कर दिया। निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और निफ्टी ने 22,700 का नया शिखर छुआ है। तो शेयर बाजार से अच्छी खबर आ रही है। नवरात्र के पहले दिन शिखर पर शेयर बाजार नजर आ रहा है। बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स ने बड़ा इतिहास रचते हुए पहली बार 75,000 का आंकड़ा पार कर दिया। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।